Hello students, as we all read about our chapter 3rd, ruling the countryside, that how the British government has developed introduced many settlements to develop the agriculture or to improve agriculture. Now we will continue our next heading, that is how was indigo cultivated. There were main two systems of indigo cultivation and they are niche and royalty. Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he direct controlled. He either bought the land or rented it from other zamindar and produced indigo by directly employing higher laborers. मीन्स कैसे इंडिगो कल्टीवेशन होता था कि डायरेक्टली जो उनकी ज़मीन है उस पर खेती की जाएगी, जिनके पास अपनी ज़मीन है। अदरवाइज़ जिनके पास नहीं है तो क्या करेंगे, ज़मींदार या जो लैंड लेबरर ज़मींदार हैं उनसे हायर करके, उनसे रेंट पे लेकर उस पर प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज़ द प्रॉब्लम विद निच कल्टीवेशन। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि निच कल्टीवेशन में क्या था, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो क्या क्या समस्याएं थी उनके बारे में बताते हैं। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन. इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड and these were all already densely populated. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantations. Where could they get such land from? They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always led to conflicts and tensions. अब इंडिगो कल्टीवेशन के लिए हमने कहा कि एक फर्टाइल लैंड होना ज़रूरी था। अब ये हर जगह तो हो नहीं सकती थी क्योंकि जो फर्टाइल लैंड थी वहाँ पे ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड जगह थी, वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, कि जो इंडिगो फैक्ट्री है उसके आस ही पास पे उन्होंने प्लांटेशन शुरू किया। लेकिन इससे क्या होता था, ये आसान नहीं था। लोगों में ज़्यादातर मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट या टेंशंस की सिचुएशन बनी रहती थी। नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज. अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट एंड लेबर वॉज नीडेड precisely at the time when peasants were usually busy with their rice cultivation. और जैसे कहा कि निच कल्टीवेशन में कहा कि हम जब इंडिगो प्लांटेशन कर रहे हैं तो इंडिगो प्लांटेशन में एक तो लैंड भी फर्टाइल चाहिए और लेबर भी बहुत चाहिए। लेकिन ये कौन सा समय था जब लेबर किस में बिजी था, अपने राइस के प्रोडक्शन में, राइस के प्लांटेशन में। इसीलिए आसानी से लेबर तैयार ही नहीं होती थी कि मोबिलाइज मीन्स वो एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे जा सके, तो ईजिली वो तैयार नहीं होता था। Niche cultivation on a large scale also required many plows and bullocks. 1 biga of indigo cultivation required 2 plows. This meant that a planter with 1000 biga would needed 2000 plows. Investing on the purchase and maintenance of plows was a big problem. Nor could supplies be easily got from the peasants since their plows and bullocks were बिज़ी ऑन देयर राइस फील्ड। कहा कि अगर हमारे पास में, जैसे कहा कि इंडिगो प्लांटेशन के लिए केवल मैन पावर ही ज़रूरत नहीं थी, उसके अलावा वो कल्टीवेशन के लिए हल, प्लो मतलब हल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कहा कि अगर किसी के पास में दिसमेंट की एक प्लांटर जो एक 1000 बीघा पे खेती करना चाह रहा है तो उसे कितने 2000 हल चाहिए। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज, अगर वो इतने सारे हल खरीदने में ही अपना सब कुछ पैसा बर्बाद कर देगा या पैसे लगा देगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। नॉर कुड सप्लाईज भी, और ये आसान नहीं था कि इतने सारे हल भी सप्लाई हो सके या इतने सारे बैल सप्लाई हो सके। क्यों? क्योंकि उस समय जो दूसरे प्लांट जो फार्मर्स हैं या वो किस में बिजी हैं, राइस, अपने राइस के फील्ड में या चावल उगाने के फील्ड में। अगेन एग्जैक्टली एट टाइम दैट ही इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम, और ये वही समय था कि जब एक तरफ प्लांट क्या हो रहा है, चावल की खेती हो रही है, उसी समय इंडिगो कल्टीवेशन भी होता था। टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under the alternative mode of cultivation, the royalty system. और
19वीं सेंचुरी आते आते प्लांटर्स को ये लगा कि हमें अपना जो निच कल्टीवेशन वाला एरिया है उसको और एक्सपेंड करना चाहिए। मीन्स अपनी ज़मीन का 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर निच कल्टीवेशन, कि जो उनकी ज़मीन का टोटल क्या 25% एरिया था वो निच कल्टीवेशन के अंडर आता था। नाउ वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयट्स। Under the royalty system, the planters forced the Ryots to sign a contract, an agreement. At this time, they pressurized the village headmen to sign the contract on behalf of the Ryots. Those who signed the contract got cash advances from the planters and low rates of interest to produce indigo, but the loan committed the Ryot to cultivating indigo on the least 25% of the area under this holding. The planters providing the seed and the drill, while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop. अब इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रॉयट्स, रॉयट्स मीन्स किसानों की ज़मीन पे कैसे हुआ था कि इसमें जो ज़मींदार थे, विलेज हेडमैन, उनको क्या किया, ज़बरदस्ती फोर्सफुली प्रेशराइज किया गया कि वो एक एग्रीमेंट साइन करें। उस एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट इसके रॉयट्स के बिहाफ पे साइन करेंगे, और जिन्होंने उसको साइन कर दिया, जिन विलेज हेडमैन ने, मुखियाओं ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, उनको तो जो कंपनी थी उसने क्या किया, एडवांस में कुछ पैसा दे दिया और लो इंटरेस्ट के साथ में। बट द लोन कमिटेड द रॉयट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। लेकिन उसमें क्या शर्त रखी गई कि जो भी रॉयट खेती करेगा उसके अंडर जितनी भी एरिया आता है उसके 25% एरिया पे उसे इंडिगो का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड, और जो प्लांटर्स जो खेती करवा रहे हैं वो उनको बीज देंगे, लेकिन जो कल्टीवेटर्स हैं, उगाने वाले हैं, वो क्या करेंगे, ज़मीन तैयार करेंगे, उसमें बीज बोएंगे और फसल की देखभाल करेंगे। Now we will come to our next topic, that is when the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the Ryoot and the cycle started all over again. और जब वो तैयार हो जाएगी फसल, उसको फिर डायरेक्टली क्या काटने के बाद में किसको, प्लांटर को दे दिया जाता था। लेकिन इसके अंदर क्या आता था, जो उन पे लोन पहले से ही चढ़ा है, ये साइकिल डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. The price they got from the indigo they produced was very low, and the cycle of loans never ended. There were other problems too. The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil, in which peasants preferred to cultivate rice. Indigo, moreover, had deep root and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. अब धीरे धीरे किसानों को ये समझ में आ गया कि जो हमें लोन दिया जा रहा है, इससे हम कर्जे में, डे बाय डे कर्जे में आते जा रहे हैं, और कंपनी या जो प्लांटर्स थे उनकी चाल उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रही है। क्योंकि जिस जगह पे जो अपनी ज़मीन के 25% जो थे एरिया जिस पे वो खेती करते थे इंडिगो की, वो इतनी ख़राब हो चुकी होती थी, उसकी फर्टिलिटी इतनी बेकार हो जाएगी कि वो बाद में कोई और फसल जैसे राइस के प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं बचती थी। और ये जो लोन का है साइकिल डे बाय डे उन पे बढ़ता ही जा रहा था, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए जितने भी प्लांटर्स यूजली इंसिस्टेड, उन्हें क्यों कहा, प्लांटर्स ने इंसिस्ट किया जाता था कि इंडिगो कल्टीवेशन किस में करना है, जो उनका खेत सबसे अच्छा, मीन्स जिस खेत की ज़मीन सबसे अच्छी हो उसमें उन्हें इंडिगो करना है। और राइस करने के लिए फिर उनके पास कोई ऐसा खेत बचता ही नहीं था जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन करें। इसीलिए क्योंकि इंडिगो की जो जड़ें हैं वो बहुत नीचे तक ज़मीन में जाती थी और ज़मीन की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती थी। इसीलिए इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। जब एक बार इंडिगो काट लिया गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, राइस फिर नहीं कर सकते थे।